दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब कोई क्रिमिनल अपराध करता है तो वकील केस को अदालत में लेकर जाते हैं और जज के सामने रखते हैं। फिर सुनवाई होती है। उसके बाद जज सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जब एक महिला जज के घर पे ही उनको बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देती है। और आखिर यह कत्ल कैसे हुआ और किसने किया था, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें हमारे इस चैनल के माध्यम से, और सावधान रहें, सतर्क रहें। अब आइए बताते हैं इस घटना के बारे में। घटना है साल 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहती थी जिनका नाम था प्रतिभा गौतम। इन्हें यहाँ पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और कुछ ही महीने पहले वह यहाँ रहने के लिए आई थी। उनकी शादी मनु अभिषेक राजन नामक व्यक्ति से हो चुकी थी और इनके पति मनु अभिषेक जो थे वो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। पत्नी यानी प्रतिभा गौतम कानपुर देहात में एक सिविल जज भी थी और पति दिल्ली में वकील था। और 9 अक्टूबर 2016 की सुबह को अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं जहां पर इनकी पत्नी रहती थी। अभिषेक अपनी कार से बाएं रोड कानपुर से दिल्ली आए थे और यह पिछली रात यानी कि 8 अक्टूबर को दिल्ली से चले थे और 9 अक्टूबर की सुबह ही कानपुर पहुंच गए थे। लेकिन जब यह यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी यानी कि प्रतिभा को कॉल करना चाहिए और उसको बता देना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। और अभिषेक ने प्रतिभा को फोन किया। वो अभिषेक फोन करता है लेकिन वह फोन नहीं उठाती है। अभिषेक ने कई बार कॉल किया लेकिन उसकी पत्नी प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया। और अब फिर सर्किट हाउस कॉलोनी में पहुंचने के बाद अभिषेक जल्दी से अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाता है और वह घर की डोरबेल बजाता है। अब डोरबेल बजाने के बाद भी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती है। अभिषेक कई बार बेल बजाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और फिर भी दरवाजा नहीं खुला। हालांकि घर पर एक एक मेड भी काम करती थी और उसने भी दरवाजा नहीं खोला। और अभिषेक को घबराहट हुई क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अगर प्रतिभा घर से कहीं बाहर गई होगी तो दरवाजा बाहर से बंद होता, ना कि अंदर से। इसके बाद अभिषेक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी और अभिषेक ने दरवाजे पर जोर जोर से लात भी मारना शुरू किया और 3 बार प्रहार में ही दरवाजे की जो कुंडी थी वो टूट जाती है और अभिषेक परेशानी की हालत में घर के अंदर चला जाता है। अभिषेक ने देखा कि उसकी जो पत्नी थी प्रतिभा पंखे से लटक रही थी। उसके दोस्तों उसके जो दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई थी, जो दोनों हाथे थे उसके नस भी कटे हुए थे। यह देखकर अभिषेक डर जाता है और जैसे ही अभिषेक अपनी पत्नी के शव को देखता है वह बड़े दुख से उनको छूने की कोशिश करता है। और जैसे ही अभिषेक ने प्रतिभा के शव को छुआ, प्रतिभा की लाश को टच किया, प्रतिभा की लाश नीचे गिर गई। इसका मतलब यह था कि प्रतिभा के शव को रस्सी के सहारे खड़ा किया गया था। इसके बाद अभिषेक 9 बजे के करीब पुलिस स्टेशन को चला जाता है और सर्किट हाउस से करीब पुलिस स्टेशन की जो दूरी थी वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी थी। वहां पे कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सूचना देता है, इस बात से अवगत कराता है कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को जब पता चलता है कि यह आदमी इलाके की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो तुरंत पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर शव जमीन पर रखा हुआ था, जबकि अभिषेक ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। अब पुलिस के पूछने पर अभिषेक ने यह भी बताया कि जब उसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि वो क्या करे क्या ना करे, इसलिए घबराहट में उसने जो शव था उसको नीचे उतार दिया और धीरे धीरे यहाँ पर एसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर भी आने लगे। अभी 8 या 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी और यह जो शादी थी वो लव मैरिज थी। अगर समय में थोड़ा पीछे चला जाए तो
इन दोनों के बैकग्राउंड को देखा जाए तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी और बचपन से यह काफी होनहार थी, काफी होशियार थी। अभी इनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे और यह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। प्रतिभा को जो पढ़ाई का शौक था वो काफी था। अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे एक वकील बनना था। इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वह लखनऊ चली गई थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने एलएलबी की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की थी और लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। अब इसी पढ़ाई के दौरान प्रतिभा का ध्यान वकालत से हटकर जज बनने की ओर आकर्षित हो जाता है और अब प्रतिभा का जो रुझान था, जो सपना था, अब जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली आ जाती है और यहाँ पर उसने एलएलएम की पढ़ाई शुरू कर देती है। अब दरअसल यह एलएलबी से एडवांस कोर्स होता है एलएलएम का। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रतिभा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देती है। अब इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर भी आया हुआ था, जिसका नाम मनु था। मनु अभिषेक राजन यह एक बड़े घराने से बिलोंग करता था। उसके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे अभी, और यह सीबीआई और एनजीटी समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। अब पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन भी दिल्ली के 30,000 कोर्ट में एक वकील थी और उसके बहनोई भी इसी कोर्ट में एक जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। अब यहाँ पे कोई वकील था तो कोई जज था और अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। अब इसी दौरान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम एक दूसरे से मिलते हैं। कोचिंग में आने आने जाने के दौरान इन दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें होना शुरू हो जाती हैं। अब इन दोनों में दोस्ती भी ज्यादा गहरी होने लगती है और दोस्ती जो है एक दिन प्यार में बदल जाता है। अब समय के साथ प्यार इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में शादी तक भी बात आ जाती है। वैसे दोनों के घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनके बच्चे पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ करने कोचिंग जा रहे हैं। अब अभिषेक के घर वाले दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा जो घर वाले थे उत्तर प्रदेश के उरई में रहते थे। जब साल 2013 में पीसीएस जे का एग्जाम होता है तो अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही एग्जाम देने जाते हैं। अब इस एग्जाम को पास करने के बाद इन दोनों के लिए अपने सपने पूरे करने का दरवाजा भी खुल जाता है और यह जज बन जाते। प्रतिभा इस एग्जाम को क्लियर कर लेती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अभिषेक इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है और इसके बाद प्रतिभा को जज की ट्रेनिंग करनी थी, तो वह अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरीके से अपना मन लगा देती है और इधर अभिषेक का सपना अधूरा रह गया था, तो उसे कहीं ना कहीं एक खुन्नस थी। वह जज नहीं बन पाया था और अब वह केवल वकालत ही कर सकता था। लेकिन अभी भी यह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, साथ रहने की कस्में खाया करते थे। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बता देती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है और आगे चलकर शादी भी उसी से करना चाहती है। अब उधर अभिषेक के परिजनों को भी जब इस बात का पता चलता है तो दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वालों का कहना था कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से ही शादी करेगी और किसी आईएएस से करे ना करे, किसी छोटे मोटे वकील से, और फिर जो उनका कास्ट था उसे लेकर भी प्रॉब्लम थी इन दोनों के घर वालों को, और प्रतिभा के घर वाले इस शादी से साफ मना कर देते हैं। लेकिन प्रतिभा के दिलो और दिमाग में तो बस अभिषेक ही छाया हुआ था। वो इसी लड़की से शादी करना चाहती थी, इसी लड़के से शादी करना चाहती थी और अभिषेक भी प्रतिभा से ही शादी करना चाहता था। पर अभिषेक के घर वाले भी राजी नहीं थे और दोनों परिवार की नाराजगी के बावजूद भी इन दोनों का प्यार बरकरार रहता है। दोनों मिलते जुलते रहते हैं और प्रतिभा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। फिर 2015 में प्रतिभा की पोस्टिंग कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पर वो नियुक्त हो जाती है और प्रतिभा अपनी जज की सर्विस शुरू कर देती है। अब जज के तौर पर केसेस को देखने लगी, फैसला सुनाने लगी और अभिषेक भी दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। अब दोनों में दूरी भले ही हो गई थी, लेकिन यह दोनों फिर भी एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती थी तो कभी अभिषेक दिल्ली से कानपुर आ जाता था।
यह सिलसिला हमें चलता ही रहा और फिर 29 जनवरी 2016 में मनु, अभिषेक और प्रतिभा गौतम जो थे वो बिना घर वालों को बताए ही दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। ये शादी लीगली भी थी। इन्होंने शादी कर ली क्योंकि दोनों के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे, इसलिए इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब शादी के बाद भी यह दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहते थे। अभिषेक के घर वाले तो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले बिल्कुल भी इस शादी से नाखुश थे, इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। अब फिर 2 महीने के बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इनकी शादी हो चुकी है। यह ऑफिशियल इन लोगों ने अनाउंसमेंट जो था वो कर दिया था और यह एक बंधन में बंध चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वाले सम्मिलित नहीं हो पाए थे क्योंकि वह नाराज थे, बल्कि उन्हें 2 महीनों के बाद पता चला था कि उनकी बेटी ने शादी कर ली है। लेकिन यह लोग फिर भी अभिषेक को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं थे। अभिषेक के घर वाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, उसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन प्रतिभा के घर वाले अभिषेक को दामाद के तौर पर नहीं अपनाते। अब इन सब प्रॉब्लम के चलते ही शादी करके अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ जाते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था और इसी कॉलोनी में आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे और जिले में जितने भी सरकारी लोग थे, ज्यादातर वो सब इसी कॉलोनी में रहा करते थे। कुछ दिन बाद यहाँ रहने के बाद अभिषेक वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए वापस दिल्ली चला गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे और धीरे धीरे शादी को 8 महीने बीत गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए सरकारी आवास पर आता है और अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और प्रतिभा को पंखे से लटके हुए देखता है। उसने शव को नीचे उतारा और पुलिस के पास गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है क्योंकि यह मामला एक महिला जज का था और हाई प्रोफाइल था। अब वकील अभिषेक यहाँ पर दुखी हालत में खड़ा था। जज प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया था और अब पुलिस की तफ्तीश जो है वो शुरू हो चुकी थी। घटनास्थल पर मौजूद हर एक चीज को ध्यान से देखा जाता है और समझा जाता है। जैसा कि अभिषेक ने एसएसपी को बताया था कि जब वह यहाँ पर आया तो प्रतिभा की जो बॉडी थी, जो लाश थी, वो पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे टच किया तो बॉडी नीचे गिर गई। यह सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई दो तरह से खुद की जान क्यों लेगा, और तो वह नस काटेगा या तो पंखे से लटकेगा, क्योंकि जब कोई नस काटता है तो रक्त का बहाव इतनी तेज हो जाता है कि इंसान बेहोश होने लगता है और इस हालात में वह फांसी कैसे लगा सकता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम गले से दुपट्टा हटाती है तो गले पर 3 बार किसी धारदार चीज से वार किए गए थे और देखने में ऐसा वो लग रहा था कि रेजर या ब्लेड से वो जो हमला हुआ था वो रेजर या ब्लेड से किया गया हो और फंदे से भी गले पर एक सेप बना हुआ था। लेकिन आमतौर पर जब कोई व्यक्ति खुद फंदे पर लटकता है या किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसके गले पर या यू शेप का मार्क बनता है, क्योंकि शरीर का जो पूरा भार होता है वो आगे वाली साइड पर आ जाता है, तो यू शेप का एक मार्क उस पर बन जाता है। जहां पर फंदे का पूरी तरह से खिंचाव होता है, निशान गले की पिछली साइड पर भी आता है। अब लेकिन ज्यादा यहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर किसी का जमीन पर ही फंदे से गला घोटा जाता है तो वो ओ शेप का मार्ग बनता है, जीरो के शेप का मार्ग बनता है। अब सातिर जो क्रिमिनल जमीन पर भी ऐसे कत्ल कर सकते हैं जैसे कि वह फांसी ही लगे हों, लेकिन प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थी। इसके अलावा भी कई कट के और भी निशान थे उसकी बॉडी पे। एक हाथ पर था, 6 निशान थे पूरे और दूसरे 8 निशान थे, यानी टोटल 14 कट्स थे। वारदात की खबर फैलने लगती है, मीडिया के लोग भी आने लगते हैं। पुलिस प्रतिभा के मायके में भी कॉल करती है। प्रतिभा के पिता ने फोन उठाया। पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। अब यह लोग भी बदहवास कानपुर देहात आते हैं और प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया गया और कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज करते हुए यह भी बोला था कि इन लोगों ने एक जज के मृत शरीर को टेम्पो में हॉस्पिटल भेज दिया। अब तरीका यह था कि एक एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था और हॉस्पिटल में भी महिला जज का शव ऐसे ही एक कोने में पड़ा पड़ा हुआ था। अब इस सब के चलते रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। खैर यहाँ घटनास्थल की बात करें तो फॉरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है और जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था कि प्रतिभा यहीं पर लटकी हुई थी और पंखे पर भी रक्त के कुछ निशान थे, खून के कुछ निशान पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि नस काटने की वजह से जो खून था, जो रक्त था, यहाँ पर आया होगा। अब यह निशान जो छींटे की तरह नहीं थे। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि रक्त में भीगे हुए हाथों से पंखे को छुआ गया हो, लेकिन जिस रोड से पंखा जिस ओर से लटका हुआ था, वह इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन संभाल सके। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो जो उसका निशान उसके सेट पे जरूर पड़ता है और यह टेढ़ा भी हो जाता है। यह घटना स्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर प्रतिभा को मारकर उसके शव को इस पंखे पर लटकाने की कोशिश की गई थी। अब प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी थी। घर में अंदर जाने का भी एक ही रास्ता था। अब जहां से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर से आया था, पुलिस ने जब दरवाजे पर गौर किया तो उसकी कुंडी जो है थोड़ी ढीली थी, लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजा बंद करे तो यह मजबूती से बंद हो जाएगा और दरवाजा अगर टूटा हुआ होता तो दोबारा इसे बंद नहीं किया जा सकता था। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। दरवाजा बिल्कुल सही था। इस वजह से पुलिस की नजर अब अभिषेक पर ही थी, क्योंकि अभिषेक ने बताया था कि यह दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। अब पुलिस ने अभिषेक से अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया। एसएसपी उनसे कुछ सवाल भी करते हैं। पहले पूछा जाता है कि आप यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा। अभिषेक ने बताया कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया था और प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस इससे आगे कुछ पूछती, यह कुछ पूछने से पहले ही शुरू हो गया कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आया था और अ, बाय रोड आया था। आप टोल प्लाजा की स्लिप देख सकते हैं, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल्स भी देखिए, वगैरह वगैरह। जो भी उसके समझ में आ रहा था वो पुलिस को पूछने से पहले ही सारी चीजें अपने आप बोलने लगा। प्रतिभा को कई बार कॉल भी किया, वो भी आप देख सकते हैं, लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह खुद ही अपने बारे में इतनी डिटेल्स दे रहा था। अब जबकि पुलिस उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी और इससे पुलिस का शक जो है अभिषेक को लेकर और बढ़ जाता है और ज्यादा हो जाता है। अब अभिषेक जो है बार बार कहीं जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन पुलिस ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। अभिषेक ने खुद शव को पंखे से उतारा था, लेकिन यह तो खुद एक वकील था, जानता था कि क्राइम सीन में क्या क्या चेक करते हैं, कैसे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं केस को बदल सकती हैं। सवाल तो यह भी था कि अभिषेक पुलिस को फोन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों वह खुद 2-3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन गया। अभिषेक ने बताया कि यह बहुत घबरा गया था और इसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। 2 बार इसने पुलिस के पास जाकर मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। पर वहां पुलिस वालों ने बताया कि यह एक ही बार यहाँ पर आया था और वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर के घर भी थे और नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। और जब अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था तो अभिषेक ने ये इन लोगों से क्यों कुछ नहीं बताया, क्यों सारी चीजें इसने छुपाई। और शव देखने के बाद जब अभिषेक पुलिस को बुलाने के लिए घर से बाहर निकला था, तब भी उसने बाहर किसी गार्ड को कुछ भी नहीं बताया। इसलिए यह भी जो है वो शक पैदा करने वाली बातें हैं। और प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर वहां पे आ जाते हैं। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्जाम लगाया। अभिषेक अब प्रतिभा को उसके माता पिता से बात नहीं करने देता था। वह बहुत ही दुखी रहती थी और यह लोग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। इसलिए प्रतिभा के पिता ने अभिषेक और उसके जो माता पिता थे उनके खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करवा दिया। अब यहाँ पे धारा 302 यानी कत्ल और धारा 304 बी यानी दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत केस दर्ज कराया जाता है। प्रतिभा के पिता का कहना था कि या तो अभिषेक ने कत्ल किया हो
या उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया हो। प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वह 6 साल से बाहर ही रह रही थी और सब कुछ अकेले ही मैनेज किया करती थी। खुद से कमा भी रही थी। जो मेंटली भी इतनी स्ट्रांग थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती है, अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं कर सकती है। अक्टूबर की रात को प्रतिभा का पोस्टमार्टम किया जाता है और 4 डॉक्टर्स की जो टीम थी पोस्टमार्टम करती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सी चीजें सामने आने लगती हैं। मृत्यु का जो कारण था, दम घुटने यानी सांस लेने में दिक्कत होना उसमें बताया गया। लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट भी की गई थी और किसी रॉड या डंडे से उसके शरीर पर कई वार भी किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर के 14 निशान, गले पर 3 निशान, इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्से पर डंडों के छोटे बड़े निशान भी पाए गए थे। साथ में स्ट्रगल यानी हाथापाई के भी निशान मिले थे। मारपीट के दौरान विरोध करते समय जो कभी खरोच लग जाती है, वैसे निशान पाए पाए गए थे उसके बॉडी पे। उसके अलावा एक और बात सामने आई थी कि प्रतिभा गौतम 3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, मां बनने वाली है, वह खुद की जान क्यों लेगी? अगर मान भी लिया जाए कि उसने ऐसा किया है, लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए? हाथों पर ब्लेड से कट कैसे लगे? मनु अभिषेक बार बार अपने बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बोलने से भी झिझक रहा था। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस जो है वो सक्रिय होती है। उसका शक अभिषेक पर और भी बढ़ जाता है, तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब पुलिस को हर एक कदम फूक फूक कर रखना था, क्योंकि मनु अभिषेक एक वकील था, उसके पिता एक रिटायर्ड जज थे, बहनोई भी जज थे। पुलिस को सब कुछ देखते हुए जांच करनी थी और अभिषेक को जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वैसे तो आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि केवल 7 घंटे की ही कस्टडी मिल पाती है। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव जो है उसके परिवार को सौंप दिया जाता है और प्रतिभा के माता पिता, भाई, बहन सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन्होंने पहले ही प्रतिभा को शादी करने से मना किया था। प्रतिभा के परिवार वालों ने बताया था कि कभी कभार जब भी उसका फोन आता था तो वह बहुत दुखी लगती थी। प्रतिभा की बहन जब भी उससे कुछ पूछती तो वह बताती नहीं थी। अब इस हद तक वह प्रतिभा को कंट्रोल कर रहे थे वे सारे लोग मिलकर। अब इधर पुलिस अभिषेक से अपनी तरीके से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है और प्रतिभा के फोन की जांच की जाती है और अभिषेक का फोन भी ले लिया जाता है। अभिषेक के फोन से प्रतिभा और उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिलती हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं कि सारे सबूत अभिषेक के खिलाफ थे। अब पुलिस ने अपने तरीके से अभिषेक से पूछताछ शुरू कर दी थी और कुछ ही घंटों में अभिषेक यह स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा का कत्ल जो है इसी ने किया है। अब सवाल यह था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का खून क्यों किया? कत्ल का आखिर कारण क्या था? अभिषेक पुलिस को सब कुछ बताता है। दरअसल बात तब से शुरू होती है जब प्रतिभा से इसने शादी की बात की थी और उसी समय इन दोनों ने एग्जाम दिया था। तो उस समय जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रतिभा का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अभिषेक का सिलेक्शन नहीं होता है और अभिषेक ये मान लिया कि उसकी जो किस्मत थी उस किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ था और पर उसकी पत्नी एक जज बन चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अभिषेक के दिमाग में यह बात घूमने लगी कि उसकी जो पत्नी है इतने बड़े पद पर है, उसका रुतबा भी इससे बड़ा है और प्रतिभा के घर वाले भी उसको अपना दामाद नहीं मान रहे। इन सब बातों के अलावा एक सबसे बड़ी जो बात थी वह यह थी कि शादी के 3 महीने बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो। अब उसके इतना कहते हैं कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन प्रतिभा बहुत खुश थी। प्रतिभा ने अपनी माँ को भी बताया था इस बारे में। उसे लगा कि अब शायद उसके घर वाले अभिषेक को अपना दामाद मान लेंगे। अब प्रतिभा की माँ अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वह प्रतिभा से मिलना भी चाहती थी और इधर अभिषेक यह सोच रहा था कि एक तो उसकी पत्नी इतने बड़े पद पर है, उसका इतना रुतबा है और इससे बड़ा ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है।
अब रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक थोड़ा रंगीन मिजाज का था और दोस्तों के साथ घूमना फिरना अय्याशी करना उसको ज्यादा अच्छा लगता था। वह सोचता था अगर बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और नई जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी। अब फिर वह आजादी से मौज मस्ती नहीं कर पाएगा और इस कारण अभिषेक बच्चा नहीं चाहता था। उसने प्रतिभा से बोला कि बच्चे को गिरा दो। अभिषेक पहले से ही पत्नी को उसके माता पिता से बात नहीं करने देता था, रोकता था कि तुम्हें बात नहीं करना है, और अब तो और भी ज्यादा रोकने टोकने लगा था। अब भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर के अंदर वह एक पत्नी थी। अक्टूबर का समय था। प्रतिभा की माँ ने बेटी से कहा कि तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब यह बात अभिषेक को पता चलती है तो वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम माँ से क्यों बात करती हो, तुम्हें माँ अ, माँ करने से कहने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए, माँ से बात करने से पहले। आखिर कितने दिन तक जो प्रतिभा थी अपने पति का यह जुल्म सहन कर पाती। और फिर एक दिन उसने बोल ही दिया कि ना, ना तो मैं अपने बच्चे को गिराऊंगी और ना ही अपने माँ बाप से फोन पर बात करना छोड़ूंगी। अब बच्चे को लेकर इनमें अक्सर लड़ाई शुरू हो जाती है। हमेशा लड़ाई होती रहती थी। 7 अक्टूबर का समय था, इनकी लड़ाई हुई उस दिन। तो प्रतिभा ने कहा कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, और अभिषेक ने बोला यहाँ मत आओ। 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। अभिषेक पत्नी को तकलीफ देकर खुद हिल स्टेशन घूम रहा था, और 8 अक्टूबर की शाम को प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची और अभिषेक उसे लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया था। अब उसने अपनी कार से प्रतिभा को पिकअप किया और यह दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज थे। गाड़ी में दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और प्रतिभा रास्ते में ही कार से उतरकर वापस कानपुर चली जाती है। अब अभिषेक ने भी प्रतिभा को जाने दिया, हालांकि वह प्रेग्नेंट भी थी, और उसने कहा कि तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। लेकिन फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वह भी कानपुर के लिए निकल गया। अब अपनी कार से बाएं रोड 8 से 9 घंटे तक ड्राइविंग करने के बाद वह अभिषेक कानपुर आया, और 5 से 5:30 बजे के बीच में वह सर्किट हाउस कॉलोनी में अपनी पत्नी की आवाज पर पहुंच गया था। अब इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या हो रहा है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होता था। कोई शोर शराबा भी यहाँ नहीं सुनाई देता था। अब खैर, अभिषेक जैसे ही प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा तो अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा की पिटाई शुरू कर दी। अब फिर एक रेजर ब्लेड लिया और प्रतिभा के शरीर पर कई वार किए, गले पर भी वार किया। प्रतिभा खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर जमीन पर गिर जाती है। अब अभिषेक को लगने लगा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने दम तोड़ दिया। प्रतिभा मर चुकी थी। और फिर इस घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए अभिषेक दुपट्टे से फंदा बनाता है। फंदे को तैयार कर प्रतिभा को पंखे से लटकाने की कोशिश करता है, पर यह असफल रहता है। फिर उसने प्रतिभा का जो बॉडी था, जो लाश थी, उसे नीचे ही लेटा देता है, और इसके बाद उसने प्रतिभा के फोन को उठाया और खून को पोंछना वहां से भूल गया था। कत्ल करने के 3 घंटे बाद अभिषेक 9 बजे कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस ने वहीं पर पूछताछ करने के बाद अभिषेक को अरेस्ट कर लिया। अब जिस लड़की ने उसके लिए अपने परिवार से बगावत की थी, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी, उस हैवान ने उसका ही कत्ल कर दिया। घटना स्थल से पुलिस ने दुपट्टा तो बरामद कर लिया था, लेकिन जिस ब्लेड से प्रतिभा के शरीर पर कई निशान लगाए हुए थे, कई कट्स लगाए गए थे, वह नहीं मिल सका। वैसे इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अभिषेक ने जो काम करने वाली मेड थी और प्रतिभा के ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया था। इसका मतलब था कि अभिषेक कई दिनों से इस कत्ल की तैयारी कर रहा था, इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। अब प्रतिभा के द्वारा पिता को लिखी गई जो रिपोर्ट थी उसमें अभिषेक को मेन एक्यूज और उसके माता पिता को एक्यू बनाया गया। अभिषेक के व्हाट्सएप से कत्ल का कुछ कारण का और पता चलता है कि यह बच्चा नहीं चाहता था, और इसी बात पर यह झगड़ा शुरू होता है। अभिषेक तो अब पुलिस की गिरफ्त में ही था, लेकिन उसके माता पिता फरार हो गए थे। इनके खिलाफ कोर्ट में एक वारंट जारी होता है, कुर्की करने का आदेश दिए जाते हैं,
और अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश भी देता है और 18 अक्टूबर को यह दोनों भागे हुए आरोपी सीजीएम कोर्ट में पेश होते हैं और इसके बाद अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता है, लेकिन सभी ने इसकी बेल को खारिज कर दिया और 2022 में अभिषेक को जेल में करीब 5 साल हो गए थे और फिर अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट से अभिषेक को जमानत मिल गई और अभिषेक जेल से बाहर आ गया। अब लेकिन यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अभी भी फैसला आना बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना भी नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद जो है यही है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।